हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 से रिलेटेड है, यानी कि हमारी नागरिकता। तो आज हम नागरिकता को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आर्टिकल नंबर 5 देखेंगे सबसे पहले, जिसमें ये लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होने के समय नागरिकता, यानी जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय पे नागरिकता क्या थी उसके बारे में है ये। आर्टिकल 6 देखेंगे हम, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन, यानी जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं तो उनके लिए शर्तें क्या रही होंगी उस समय पे। तो शर्त ये है कि 19 जुलाई 1948 से उसके जो बाद आया है तो पंजीकृत होने के लिए 6 माह भारत में निवास करना आवश्यक है। उसके बाद आर्टिकल 7 में ये कहा गया है कि भारत के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो पाकिस्तान को चले गए थे उसके बाद पाकिस्तान से जो वापस आए हैं उनके नागरिकता के अधिकार क्या रहेंगे। तो उनके लिए ये शर्त थी कि 1 मार्च 1947 के बाद पाक स्थानांतरित बाद में भारत में जो पुनर्वास हुआ था उसके पंजीकरण के लिए 6 माह निवास आवश्यक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल नंबर 8, जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय मूल के नागरिकों के अधिकार जो भारत से बाहर रहते हैं, यानी कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तो उनके अधिकार क्या होंगे आर्टिकल 8 में है। आर्टिकल 9 में ये कहा गया है कि जो विदेशी राज्य नागरिकता अपनाए हैं उनकी नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी, यानी कि अगर आपने किसी अदर कंट्री में सिटीजनशिप अपनी ले ली है तो आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 है, इसमें ये कहा गया है कि नागरिकता अधिकारों के बने रहना। उसके बाद हम आर्टिकल नंबर 11 देखेंगे, जिसमें है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का नियमन, कि संसद जो है इसके लिए नियमन बनाएगी नागरिकता के लिए कि इसमें क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे ये लिखा है कि नागरिकता का अर्जन कैसे करना है, तो 5 प्रकार से होगा। जन्म, वंश, पंजीकरण यानी कि 7 वर्ष भारत में निवास, और प्राकृतिक रूप से क्षेत्र समाविष्टि। उसके बाद प्रवासी रूप से विदेशों को देशीकरण के लिए 10 वर्ष निवास की अनिवार्य शर्त रहेगी। उसके बाद जो पीओआई और ओसीआई कार्ड जो माने गए थे उनको एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया था 9 जनवरी 2015 को। उसके बाद यहाँ पे ये दिया गया है कि ओसीआई 5 साल के लिए पंजीकृत रहता है और नागरिकता आवेदन देने के लिए 12 माह भारत में साधारणतः निवास किया जाता है। एक और नेक्स्ट पॉइंट है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 10 जनवरी 2020 से लागू है। इसको पारित सबसे पहले 11 दिसंबर 2019 में किया गया था। ये आरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट का, जिसमें कि हम यहाँ पे देखेंगे कि फंडामेंटल राइट जो हैं हमारे चहुमुखी विकास से संबंधित है, यानी कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक, जिसमें हमारे आर्टिकल का कैटेगराइजेशन किया गया है। यानी जो समता का अधिकार है उसमें आर्टिकल 14 से 18 है, स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध में 23 से 24 है, और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक है, शिक्षा व संस्कृति 29 से 30 तक है। जो हमारा एक और फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में, उसको 44 अमेंडमेंट के द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया था, यानी कि तब वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। वर्तमान में वह एक विधिक अधिकार है जो कि आर्टिकल नंबर 300A में है। उसके बाद हमारा आता है सबसे लास्ट में आर्टिकल 32, जो कि हमारे रेट से संबंधित है। अब हम इसमें एक और चीज़ देखेंगे, जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928, उसमें फंडामेंटल राइट का समर्थन किया गया था। ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे मूल अधिकारों के उद्देश्य क्या है, कि लोकतांत्रिक राजनीतिक की व्यवस्था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि फंडामेंटल राइट की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं ये है कि ये वाद योग्य हैं, युक्त इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, न्याय के उचित है, और ये किसी भी प्रकार से स्थायी नहीं है। अब हम आर्टिकल नंबर 12 देखेंगे सबसे पहले। इसमें राज्य की परिभाषा है। अब इसमें ये होता है कि राज्य में क्या क्या शामिल होगा, तो संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय,
वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक क्षेत्र, ये सभी राज्य की परिभाषा में आते हैं। अब आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट का अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य मानी जाएंगी, कि अगर कोई भी हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, उसमें ऐसी कोई विधि आ रही है जो फंडामेंटल राइट को कम करेगी आके, तो पूर्ण रूप से उसको शून्य माना जाएगा और इसमें संविधान संशोधन की विधि नहीं होती है। विधि इसमें क्या आएगा? स्थायी विधि, अस्थायी विधि और प्रत्यायोजित विधान। इसकी समीक्षा हम किस प्रकार से करेंगे? अगर कोर्ट हमारे इसकी समीक्षा करना चाहेगा तो आर्टिकल 32 और 226 के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। और कौन कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं हैं? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल विदेशियों को नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब हम नेक्स्ट अपना देखेंगे आर्टिकल 14। यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से देखिएगा। आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। जो विधि के समक्ष समानता शब्द, ये वाक्य है, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और विधियों के समान संरक्षण का ये अमेरिका से लिया गया है। और विधि के शासन की जो व्याख्या है ये सर्वप्रथम डाइसी ने दी थी। उसके बाद आर्टिकल 14 के अपवाद आर्टिकल 361 और 31C होते हैं। आर्टिकल 15 में हम देखेंगे, इसमें लिखा है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि विभेद नहीं। इसमें एक केस आया था चंपकम दोराई राजम का 1951 में, जिसमें आर्टिकल 51(4) सब क्लॉज 4 जोड़ा गया था, जिसमें कि SC ST के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। अब हम इसके अपवाद देखेंगे आर्टिकल 15 में, कि इसमें अपवाद हैं बच्चे, महिलाएं, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े लोग। यानी कि आर्टिकल 15 में ये जो भेदभाव की बात है, ये मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर नहीं होगी, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है जो बच्चों, महिलाओं और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों से संबंधित है, तो उसको लागू किया जा सकता है। अब एक OBC आरक्षण का उठा था मुद्दा, उसके लिए 1903 संविधान संशोधन किया गया था 2005 में, जिसमें 27% आरक्षण की बात की गई थी। अब हम आर्टिकल 16 देखेंगे अपना। आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। इसके लिए अपवाद हमारे हो सकते हैं निवास की शर्त, आरक्षण और धार्मिक आधार। इसी में मंडल आयोग बनाया गया था। मंडल आयोग हमारा आर्टिकल 390 से 340 से संबंधित है, जिसमें मोरारजी देसाई द्वारा 1979 में सेकंड OBC आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था, जिसका गठन BP मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। और पहला OBC आयोग काका कालेरकर की अध्यक्षता में बनाया गया था। उसके बाद इसकी रिपोर्ट 1980 में आती है। OBC आरक्षण की बात 15(4) और 16(4) में किया गया है। क्रीमी लेयर पहचान के लिए नंदन समिति का गठन किया गया था। और आर्टिकल OBC आयोग का गठन 1993 में किया गया था। और 102 संविधान संशोधन 2018 में आया था, जिसमें OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। आर्टिकल 338B इसके लिए प्रावधारित है। अब हम आर्टिकल 17 देखेंगे, जिसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि इसमें एक है नागरिक अधिकारों की रक्षा का अधिनियम 1955, जो कि 1976 में आया था। अब हम आर्टिकल 18 देखेंगे, जिसमें कहा गया है उपाधियों का अंत, लेकिन हमें यहाँ पे सेना और विधि ये उपाधियाँ दी जा सकती हैं। अब यहाँ पे पद्म पुरस्कार के बारे में लिखा गया है, जो 1954 में स्टार्ट हुए थे और इनको मोरारजी देसाई जब थे 1977 में तब बंद कर दिए गए थे, और 1980 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में इसको पुनः शुरू कर दिया गया था। अब हम आर्टिकल 19 देखेंगे, जिसमें इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले A पार्ट में है, इसके A क्लॉज में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, B में है शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन, C में है संगम या सहकारी समिति, D में है अबाध संचरण, E में है निर्बाध घूमने व निवास करने व बस जाना,
एफ इसमें कैंसिल है, जी में है वृत्ति, व्यापार और कारोबार। और आर्टिकल 19 निजी मामले में रक्षा नहीं करता है। अब हम आर्टिकल इसमें 20 देखेंगे, जो कि 23 के क्वेश्चन में पूछा गया था आर्टिकल 20 के बारे में। इसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें 3 बातें हैं। पहले तो ये अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण के लिए होता है। इसमें पहला ये है कि पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं, यानी कि आपने जिस वक्त जो अपराध किया होगा उस समय उसके लिए जो सज़ा होगी वही दी जाएगी। और ये है कि इसमें दोहरी क्षति नहीं, यानी कि एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। और तीसरा पॉइंट यह कहता है कि अपने विरुद्ध साक्षी नहीं, यानी कि आपको अपने ही खिलाफ गवाही नहीं देनी होगी। आर्टिकल 21 में है आते हैं हम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और यानी कि आप जैसे कि विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होगी उसके द्वारा ही आपको वंचित किया जाएगा किसी भी चीज़ से, अन्यथा नहीं। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली थी। इसमें सबसे पहले गोपालन मामला आता है 1950 में, जिसमें आर्टिकल 21 की व्याख्या की गई। मेनकावाद आता है 1978 में। उसके बाद इसमें हम आर्टिकल 21A देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देगा। ये आर्टिकल 86 अमेंडमेंट 2002 में आया था। और इसी से मिलते जुलते कुछ आर्टिकल और भी हैं जिसमें शिक्षा से लेके बात की गई है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 45 देखेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। और वहीं आर्टिकल 51A में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा प्रदान कराएगा। तो आप इन तीनों में डिफरेंस देख सकते हैं, यानी आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51A, इसमें तीनों में शिक्षा से लेके बात की गई है। लेकिन कुछ मेन डिफरेंस है, क्योंकि इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल लास्ट ईयर इस पे 22 के एग्ज़ाम में, तो आप इसको देख लीजिएगा। और शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है ये 2009 में जुड़ा था, और इसमें प्रारंभिक शिक्षा के लिए बात की जाती है। अब हम आएंगे आर्टिकल 22 पे, जिसमें ये कहा गया है कि गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। इसमें सबसे पहले साधारण कानून की बात होती है, जिसमें गिरफ्तारी का आधार सूचना देने का अधिकार ये होगा, और आपको बताना होगा कि गिरफ्तारी किस बेस पे की गई है, और इसमें आप वकील से अपने परामर्श भी ले सकते हैं। और इसमें यह भी रहता है कि आपको जज के सम्मुख, मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में आपको वहाँ पे हाजिर करना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट है निवारक निरोध, जिसमें किसी भी शक के आधार पर 3 माह तक आपको निवारक निरोध में रखा जा सकता है। इसमें इससे पहले 2 माह लागू करने की बात की जा रही थी, पर यह भी लागू नहीं हुआ है, यानी कि वर्तमान में अभी यह 3 माह पे ही है। और अगर इसको आगे बढ़ाना होता है तो सलाहकार बोर्ड में से परामर्श ली जाती है, जिसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं। तो अगर प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो उसको आगे और बढ़ाया जाएगा, और इसके प्रतिवेदन का जो कर सकता है उसको इसका आधार बताना आवश्यक नहीं होता है। अब हम आर्टिकल 23 देखेंगे अपना। आर्टिकल 23 में ये कहा गया है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम, यानी कि जो बेगार है उस पर प्रतिबंध की बात। इसमें कुछ और भी लिखे गए हैं। अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956 में आया था। बेगार का मतलब होता है बिना पारिश्रमिक के कार्य, और बलात्श्रम का मतलब होता है व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध कार्य लेना। और बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976 में आया था। अब हम आर्टिकल 24 देखेंगे, जिसमें यह है कि कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, यानी कि जो बच्चे 14 साल से कम हैं उन बच्चों को रोजगार पर नहीं लगाया जाएगा। इसमें ये आया था आर्टिकल 24 में। उसके बाद यहाँ पे बाल श्रम प्रतिषेध व नियमन अधिनियम 1986 में आया था। बाल नियोजन अधिनियम 1938 में आया था। कारखाना अधिनियम 1948 में है। बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष 1996 में है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में है, क्योंकि कभी कभी इसके सन भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको देख सकते हैं। अब मैं आर्टिकल 25 पे मूव करूँगी। इसमें ये कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण करने, स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने
आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। और इसके अपवाद होंगे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, यानी कि जो सभी व्यक्ति हैं इनको उनका धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी। और 26 में है धार्मिक कार्य प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि इसमें मैनेजमेंट की बात की गई है। आर्टिकल 27 में है करों के संदाय से सुरक्षा, यानी टैक्स की बात है। कर उगाही पर रोक है इसमें, लेकिन शुल्क पर इसमें रोक नहीं है। आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। उसके बाद जो ये भी इसमें बात कही गई है कि जो राजनीति से पोषित संस्था होगी उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब हम आर्टिकल 29 देखेंगे, जिसमें ये लिखा है कि बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार होगा, और इसमें धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक की सुरक्षा की जाती है। अब हम अपना आर्टिकल 30 देखेंगे। इसमें लिखा है शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार, अल्पसंख्यक भाषाई और धार्मिक होंगे। और उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल ये भी लिखा गया है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, आर्टिकल 32 और 226 के माध्यम से। अब यहाँ पे हम आर्टिकल 32 के बारे में देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। इसमें 5 तरह की रिट होती हैं। सबसे पहले होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, परमादेश यानी मैंडेमस, तीसरा है प्रतिषेध और प्रोहिबिशन, उसके बाद चौथा है उत्प्रेषण सर्टोररी, उसके बाद आता है अधिकार प्रक्षा यानी कि क्यू वारंटो। अब हम इसमें डिफरेंस अपना देख लेंगे। सबसे पहले जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसमें ये कहा जाता है कि शरीर को प्रस्तुत करना, यानी कि आपको उसमें जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, जैसे जो भी है, उसको आपको प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे लाना होगा। और ये सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत व्यक्ति के प्रति भी लागू किया जा सकता है, और दोनों के खिलाफ यह जारी की जा सकती है। इसमें टू हैव द बॉडी का कॉन्सेप्ट रहता है। और जो परमादेश होता है, इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, यानी कि यह सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। इसमें उनको दायित्व निर्वहन करवाने के लिए कहा जाता है, यानी कि वी कमांड। उसके बाद प्रतिषेध है, उसमें होता है कि किसी भी चीज़ को रोकना, यानी कि कार्यवाही को लंबित होने की दशा में लागू कराना। अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ ये होता है जब हाईकोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरण को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्याय कार्यों से करने के रोकने के लिए कहा जाता है। जब हाईकोर्ट को ये लगता है कि जो निचली अदालतें हैं वो अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाके कोई भी कार्य करती हैं, तो हाईकोर्ट उन पर प्रतिषेध कर देता है। और इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे उत्प्रेषण के बारे में। इसमें होता है कि प्रमाणित होना या सूचना देना, यानी कि हाईकोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को लंबित मामले के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर कहा जाता है। इसमें ये होता है कि हाईकोर्ट क्या करेगा, अधीनस्थ न्यायालय को वो भेज देगा कि जो उनके पास मामला होता है उसको अपने पास मंगा लेता है या कहीं और भेज देता है। और इसमें लास्ट है अधिकार प्रक्षा क्यू वारंटो। इसमें ये होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि आपने किस अधिकार से ये क्या किया है। तो इसमें एक वारंट जारी होता है और न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए कहा जाता है। यह मंत्रित्व व निजी कार्यालय के जारी नहीं होता है और कोई भी इच्छुक व्यक्ति इसे डाल सकता है, यह ना कि पीड़ित व्यक्ति। हमेशा पीड़ित व्यक्ति के लिए नहीं होता, कुछ जिसको इच्छा है कुछ भी जानने के लिए तो वो उसको डाल सकता है कि आपने किसी पद पे किसी को क्यों कर रखा है, ये सब चीज़ों के लिए रहता है। अब आर्टिकल 33 है संसद द्वारा सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों आदि पर युक्त प्रतिबंध। इसमें सैन्य अधिकार के लिए होता है, नौसेना अधिनियम होता है, वायुसेना अधिनियम होता है, जिसमें सबसे पहला सैन्य अधिनियम 1950 में है, नौसेना 1950 में है, वायुसेना का भी 1950 में है। अब हम आर्टिकल 34 देखेंगे। इसमें लिखा है सेना विधि प्रदत्त होने पर अधिकारों का निर्बंधन। उसके बाद आर्टिकल 35 देखेंगे। इसमें लिखा है इस भाग के उपबंध प्रभावी करने के विधान। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह भाग 4 में है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक बारे में ऑस्टिन ने ये कहा था कि ये नीति निर्देशक तत्व और अधिकार संविधान की मूल आत्मा है,
यानी कि ये किसका कथन है? ऑस्टिन का। नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा। अंबेडकर ने इनको विशेषता वाला बताया और ये विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं। यह लोक कल्याणकारी राज्य की कॉन्सेप्ट लेते हैं और आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना इनका मूल उद्देश्य रहता है। इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित होती है। और इसमें ये लिखा गया है कि समाजवादी में कौन कौन से आर्टिकल हैं, गांधीवादी में कौन से आर्टिकल आएंगे और उदारवादी बौद्धिकवादी में कौन से आर्टिकल आएंगे। तो सबसे पहले हम समाजवादी के आर्टिकल देख लेंगे। इसमें 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 आएगा। समाजवादी वाले में 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 आएगा। उदार बौद्धिकवादी में आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 आएगा। और एक केटी शाह का इसमें कुछ उदाहरण है जो यहाँ पे लिखे गए हैं डीपीएसपी के बारे में जो कहे गए थे। तो केटी शाह ने इसको कहा है कि अतिरिक्त कर्मकांडी एक चेक जो बैंक में है जिसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। ये 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है ये स्टेटमेंट करके। नसीरुद्दीन ने इसको न्यू ईयर ग्रीटिंग कहा है। कि टीटी कृष्णामाचारी ने भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर कहा है इसको। और केसी वियर ने इसे लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र यानी कि धार्मिक उपदेश कहा है। जेनिंग्स ने इसे कर्मकांडी आकांक्षा कहा है। उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जो विरोध होता है तो उसमें कौन ज़्यादा प्रभावी होगा, इसके बारे में क्या क्या मत हैं। तो चंपकम दोराईराजन केस में ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट प्रभावी होगा। उसके बाद गोलकनाथ केस आया, उसमें कहा गया कि डीपीएसपी लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जाएगा। उसके बाद 42 अमेंडमेंट में कहा गया कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट पर प्रभावी बताया जाएगा। मिनर्वा मिल्स में ये हुआ कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में संतुलन होता है। ये इन सब के कॉन्सेप्ट रहते हैं लास्ट में। उसके बाद हम यहाँ पे मूल कर्तव्य देखेंगे जो कि आर्टिकल 51A में है और पार्ट इसका 4A है। इसको सबसे पहले स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। कब? 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। और सर्वप्रथम इसमें मूल उद्देश्य 11 थे और जो इस मूल उद्देश्य इसमें 10 कर्तव्य थे और इसमें जो 11वां कर्तव्य था वो 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था जो कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित था, जिसको मैंने आर्टिकल 21 के साथ में भी बताया था। ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और कर्तव्य को प्रभावी बनाने हेतु 1991 में JS वर्मा समिति ने इसको लागू किया था। इसमें कर्तव्य प्रभावी बनाने के लिए 1991 में JS वर्मा समिति आई थी। सॉरी, मैंने थोड़ा सा इसमें गलत बोल दिया। अब हम नेक्स्ट अपना देखेंगे यहाँ पे संविधान संशोधन जो कि आर्टिकल 368 में आता है और ये पार्ट 20 आएगा। इसमें आर्टिकल 368 में 2 प्रकार का संशोधन होता है। एक होता है कि संविधान की विशेष बहुमत के द्वारा और दूसरा होता है आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत से। इसमें यूटी नहीं होते हैं। सबसे पहले हम संविधान संशोधन देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है। तो संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो संविधान संशोधन मूल रूप से होता है वो 3 प्रकार है और जो आर्टिकल 368 के द्वारा संशोधन होता है वो 2 प्रकार से होता है। तो जो इसमें 3 प्रकार जो आएंगे, सबसे पहले साधारण बहुमत, उसके बाद दूसरा है संसद द्वारा विशेष बहुमत और तीसरा है संसद विशेष बहुमत व आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुति के उपरांत संशोधन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साधारण बहुमत में क्या होता है। साधारण बहुमत में ये कॉन्सेप्ट है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से अधिकांश यानी 50% से ज़्यादा, यानी कि अगर जितने भी उपस्थित और मतदान है उनके आधे से अगर एक भी अधिक है तो साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। विशेष बहुमत का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत ये उसमें लागू होता है।
ये विशेष बहुमत कहलाता है, जैसे कि जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में रहेगा। यानी कि जो सदन है उसमें जो टोटल मेंबर है उनका बहुमत होना चाहिए, और जो प्रत्येक सदन यानी लोकसभा राज्यसभा के जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 किया जाएगा, तो विशेष बहुमत में आता है। और तीसरा है विशेष बहुमत व राज्य स्वीकृति। इसमें ये कहा गया है कि यह एक संघीय ढांचा में जब परिवर्तन करना रहता है तब इस बहुमत को लाया जाता है। इसमें संसद के अंदर विशेष बहुमत होता है, और जो आधे राज्य होते हैं राज्यों को इसमें साधारण बहुमत करना होता है। अब हम इसकी प्रक्रिया देखेंगे आर्टिकल 368 की। तो ये सिर्फ संसद में लाया जाता है, राज्य विधानमंडल में इसको लाया नहीं जाता है आर्टिकल 368 को। इसको कोई भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं ली जाती है। विशेष बहुमत होता है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 368 पे नहीं होती है। संघीय व्यवस्था में संशोधन का मुद्दा हो तो आधे राज्यों को भी सहमति ली जाती है, और राष्ट्रपति पर सहमति देना इसके लिए बाध्यकारी होता है। यानी कि आर्टिकल 24A अमेंडमेंट में कहा गया था 1971 में। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, केसी वियर ने ये कहा था कि यह लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। एक ये लाइन है जो यहाँ पे मैंने लिख रखी है। और जो एक वो रहता है लास्ट वाला, विशेष बहुमत व आधे राज्यों की स्वीकृति के संबंध में, तो उसका ये प्रावधान रहता है कि जैसे ये किसमें लिया जाएगा, तो अगर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, केंद्र व राज्य कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मुद्दा है उनकी प्रभावशीलता का, केंद्र राज्य की विधायी शक्ति का विभाजन है, 4th शेड्यूल या 7th शेड्यूल से संबंधित मुद्दा है, या संविधान संशोधन की संसद शक्ति की प्रक्रिया है। इसमें साधारण बहुमत लिया जाता है और समय सीमा नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले कि जो संघ है उसके बारे में आर्टिकल 74 और 75 से बात की गई है, और राज्य के संबंध में 163 और 64 में बात की गई है। आइवर्ट जेनिंग्स ने इसको कैबिनेट व्यवस्था कहा है, और विपक्ष का नेता वैकल्पिक पीएम होगा, ये बात भी आइवर्ट जेनिंग्स ने बोली है। इसमें नामित व वास्तविक कार्यपालिका होती है। नामित में राष्ट्रपति आएगा और वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख पीएम होता है। बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3। और दोहरी सदस्यता होती है मंत्रियों के पास में। निचले सदन का विघटन होता है, पीएम सिफारिश पर होता है राष्ट्रपति के द्वारा। और संसद सर्वोच्च नहीं होती है क्योंकि संसद पर भी युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और पीएम दोनों सदनों में से हो सकता है, यानी वो राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है। अब हम देखेंगे इसमें फेडरल सिस्टम के बारे में। इसमें फेडरल सिस्टम में ये कहा गया है कि संघीय विशेषताएं कौन कौन सी हैं और एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि भारत के संविधान में संघात्मकता और एकात्मकता दोनों लक्षण पाए गए हैं। तो इसमें हम संघीय विशेषताएं देखेंगे। संघ केंद्र शक्तिशाली केंद्र सरकार व क्षेत्रीय सरकार में विभाजित है। जो शक्तियां हैं केंद्र और राज्य आप दोनों में देख सकते हैं कि केंद्र की अलग सरकार बन रही है, राज्य में अलग शासन चल रहा है। लिखित संविधान, दोहरी सरकार यानी राष्ट्रीय क्षेत्रीय, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, ये सभी संघीय सरकार की विशेषताएं हैं। अब हम एकात्मक में देखेंगे। इसमें ये कहा गया है कि एक सशक्त केंद्र, उसके बाद राज्य अनश्वर नहीं, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत से लेखा जांच मशीनरी, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, राज्यों के विधेयकों पर वीटो, ये सब एकात्मक लक्षण हैं। और कुछ इनके कथन दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम पॉल एप्पलबी ने इसमें कहा है कि यह पूरी तरह से संघीय है। मॉरिस चांस ने कहा है सहमति वाला संघ। जेनिंग्स ने कहा है मजबूत केंद्र वाला संघ यानी केंद्रीकृत व्यवस्था। ऑस्टिन ने कहा है
सहकारी संघ व्यवस्था यानी सहकारी संघवाद। और ऑस्टिन ने एक और कहा है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये सभी कुछ कथन है, ये पूछे जाते हैं अभी 2024 वाले एग्ज़ाम में कथनों पे पूछा गया है। इसमें ऑस्टिन, जेनिंग्स, इन सब के कथन पूछे गए थे पॉलिटी से, तो आप इनको देखते रहिएगा। और इसमें ये कहा है आरओ का एक क्वेश्चन है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, तो होता है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और गांधी और जेपी नारायण का ये है दल विहीन प्रजातंत्र को इन्होंने प्रस्तावित किया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने केंद्रादि संबंधों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे उनको प्लीज़ अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।